बेटा, ये स्टैंडर्ड रिलेशन अभी याद रखने हैं आपको, Cp माइनस Cv इक्वल टू कैपिटल आर, Cp बाई Cv इक्वल टू गामा। फॉर मोनो एटमिक गैस के लिए Cv कितना हो जाता है 3r/2। तो अब आप इस फार्मूले का यूज करके Cp निकालो, Cp कितना आ जाएगा 5r/2। ठीक है, तो गामा कितना आ जाएगा इसका 5/3 आ जाएगा। गामा कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा फॉर मोनो एटमिक गैस। एक Cv याद रख लीजिए, इससे आप सब निकाल लिया करेंगे। ठीक है ना, Cp कितना आ जाएगा 7r/2। तो फॉर डायटोमिक गैस गामा कितना आ जाएगा Cp बाई Cv जो होता है आपका 7/5 आ जाएगा। 1.4 आ जाता है शायद, हाँ 1.4। ये 1.67 कुछ आता है, 1.67 यूज कर सकते हैं अगर पॉइंट में यूज करना। ये याद रखेंगे बेटा सभी। ठीक है ना, इनको निकाल लेंगे अपन काइनेटिक थ्योरी में, आप समझ जाएंगे कैसे आ रहा है। ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का कुछ इस तरह का एनालिसिस है, लेकिन उससे पहले हम यूज करेंगे उसको। और दूसरी बात कि किसी भी प्रोसेस का डेल्टा क्यू, ये भी ध्यान रखिए, अभी एंड सिखाऊंगा भी निकालना कैसे निकालते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन ही है फॉर एनी प्रोसेस, अगर डेल्टा क्यू किसी प्रोसेस में है तो आपका एन सी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर जो सी वाला टर्म है दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको पता है कि गैस की जो स्पेसिफिक हीट है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है। हियर सी इज कॉल्ड, वापस ऐसे कैसे लिखूंगा ये दोबारा, बट अभी हम थोड़ा सा जैसे इस क्वेश्चन में आया, सी इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट प्रोसेस। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट प्रोसेस। तो दो प्रोसेस की आपको बताई जा चुकी है, एक होती है Cp और एक Cv। ये होती है आपकी आइसोबारिक, अगर प्रेशर एक P1 V1 T1 एक स्टेट है, बहुत क्लियर होना चाहिए, मैंने शुरू से आपको समझा रहा हूँ कि गैस का डब्बा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गया। ठीक है, और ये प्रोसेस कैसी थी आइसोबारिक, मतलब पूरी प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो हीट ट्रांसफर आप गैस को डायरेक्ट लिख सकते हैं NCP इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना, पिस्टन का वो पिस्टन फिक्स था, मान लो सिलेंडर पे पिस्टन को मूव नहीं होने दिया आपने, तो ये वॉल्यूम फिक्स रहेगा, तो वो क्या हो जाएगी आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ऐसी हमारी बात हो चुकी है, ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस आर पॉसिबल, तो हर प्रोसेस का ये डिफरेंट होता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखें डेल्टा क्यू हमेशा NCP डेल्टा टी नहीं है, केवल कब है जब आइसोबारिक प्रोसेस है। डेल्टा क्यू हमेशा NCV डेल्टा टी नहीं है, कब है जब केवल आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि गैस की स्पेसिफिक हीट प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। ठीक है ना, अब P इक्वल टू एटी स्क्वायर कर दो, P इक्वल टू एटी क्यूब कर दो, दो अलग अलग प्रोसेस हैं तो इन प्रोसेस की मोलर स्पेसिफिक हीट भी अलग अलग होगी। बट डेल्टा क्यू निकालने में हमेशा आपको C निकालनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। C जनरली हम तभी निकालेंगे जब पूछेगा हमसे। ठीक है, बाकी जो तरीका है वर्क निकालने का, इंटीग्रेशन PdV डेल्टा यू NCV डेल्टा टी, तो आप पहले चाहे से डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू निकाल लीजिए, उसके बाद फर्स्ट लॉ लगा के डेल्टा क्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो यही सब प्रैक्टिस करनी है, तो हम एक एक करके बेसिक प्रोसेसेस पहले शुरू कर रहे हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको करा दिया है पहले ही, एक प्रोसेस का एग्जांपल देने के लिए। तो अब आपको ये समझ में आ रही है कि ये सब प्रोसेस का खेल है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, क्योंकि आपके डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू दोनों पाथ डिपेंडेंट है, डेल्टा यू पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, डेल्टा यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द गैस। अगर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम है आइडियल गैस के केस में, तो फिर कुछ भी डेल्टा यू नहीं आएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस और ये आइसोबारिक, कुछ एक एक प्रोसेस का कुछ याद करने वाली चीजें आएंगी। जैसे वर्क डन आपको याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है, एडिवेटिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। तो पहले हम एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर एक से दूसरी स्टेट तक, स्टेट का मतलब आप समझते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम, आप समझते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मीनिंग आप समझते हैं। ठीक है, तो ऐसी एक प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। गैस का डब्बा एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चला गया। अब इसका स्टेट का मीनिंग भी क्लियर है आपको, उसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल चेंज हो गए, बट ये ऐसे चेंज हुए हैं कि प्रोसेस क्या है, टेम्परेचर कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है ना, गैस का जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल है एक टेम्परेचर, वो कभी चेंज नहीं हुआ। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है ना, ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लिखने की जरूरत नहीं है।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कभी भी आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है आपको? क्योंकि फॉर एनी प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज ये है। और आइसोथर्मल कैसी प्रोसेस है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक की dt जीरो है। ठीक है, तो इसलिए आपका इंटरनल एनर्जी चेंज कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में नहीं होगा। अब ये कंफ्यूजन हटा दीजिए आइडियल गैस, क्योंकि हमारी गैस हमेशा आइडियल है। ठीक है ना? आइडियल गैस के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, कभी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में पूछ ले क्या इट इज वैलिड ओनली फॉर आइडियल गैस, तो यस इट इज वैलिड फॉर ओनली फॉर आइडियल गैस, जनरल केस में थोड़ी नहीं किसी में। ठीक है ना? इतना से ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी लगाना आपको हमेशा ही पड़ेगा। गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए क्या है, एन सी वी डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि मैंने बताया था आपको केवल आइडियल गैस में ही इंटरनल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगी। क्योंकि आइडियल गैस का मीनिंग ही यही है कि हमने मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स इंटरैक्शन जीरो मान ली, दैट इज आइडियल गैस। ठीक है ना? तो जब आपने इंटरैक्शन ही जीरो मान लिया तो फिर जो इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आता है वो फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। तो मॉलिक्यूल्स के पास केवल काइनेटिक एनर्जी बच रही है। और ये हमको पता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है? तो इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज जो होगा आइडियल गैस का, दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन इन चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है तो कोई चेंज नहीं है टेम्परेचर में, तो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है? तो फर्स्ट लॉ से आप बोल सकते हैं कि कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट गिवन होगी, ठीक है ना, वो किससे बोल रहे हैं, फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि हीट गिवन डेल्टा की दो जगह जाती है, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डी यू प्लस, अब यहाँ पर डी यू जीरो हो गया, तो आइसोथर्मल में हमेशा जो हीट गिवन होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है आपका वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बता सकते हैं क्या वी इनिशियल से वी फाइनल तक कितना होगा? धर्मांश, आता है आपको ये वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस? बताइए। वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बताओ जल्दी बताओ। ये तो केमिस्ट्री में याद किया होगा ना, लेट गैस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम। हाँ हाँ, पीडीवी तो है, बट फार्मूला आगे याद नहीं किया, मान लो फ्रॉम वी वन से वी टू वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, ये लेट गैस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी वन टू वी टू, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन कितना हो जाएगा? आज के बाद रटा हुआ होना चाहिए बेटा एकदम। ठीक है ना? आज के बाद आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। अभी तो आप निकाल के बता रहा हूँ मैं आपको, बट रट जाना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तुरंत आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन, तुरंत फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है? लेट गैस वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम वी वन टू वी टू एंड टेम्परेचर ऑफ गैस, आइसोथर्मल है तो लेट से टेम्परेचर ऑफ गैस इज कैपिटल टी। और टेम्परेचर गैस का कितना रहता है, ये मैंने मान लिया कितना रहता है, कैपिटल टी के बराबर रहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कैपिटल टी, ये मान लिया मैंने कि गैस का टेम्परेचर कितना रहता है, कैपिटल टी टेम्परेचर पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रही है। अब वो एक्सपेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है, अपने आप साइन आ जाएगा वर्क में। ठीक है? तो हम जो वर्क लिखना है इस प्रोसेस का, अब प्रोसेस कैसी है, अब प्रोसेस ऐसी है कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, और कैसी प्रोसेस। ठीक है ना? और पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर ये प्रोसेस होगी बेटा, जैसे वहां पे था ना पीवी, पी वी ए रेस क्या था अपना, कुछ टी रेस टू पावर अल्फा इंटू वी इक्वल टू कांस्टेंट लिया था अपने अभी। पी पी इंटू टी रेस टू पावर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस थी। यहाँ पे प्रोसेस का नाम क्या है, प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? और वो आपको अब आइडियल गए तो ये यूज करेंगे, और इसका मतलब क्या है ये तो पता ही है आपको, पी इक्वल टू क्या होता है, पीवी हमेशा क्या होता है, एनआरटी होता है। तो आपका ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन दोनों चीज का आप यूज करेंगे वर्क डन निकालने में। तो वर्क डन क्या निकल के आएगा, निकाला कि किसी ने अभी तक, इंटीग्रेशन पी डी वी, वी वन से लेकर वी टू तक। क्या लिखूं बताओ, अभी तो नहीं हो सकता ये, सेम करने के लिए क्या लिखूं बताओ, जल्दी बता नहीं रहे हो आजकल आप। ये मेरे को आवाज नहीं आ रही। गुरु आप कुछ बताना चाह रहे हैं, मेरे पास आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है। इंटीग्रेशन पी डी वी,
देखो आवाज ही नहीं आ रही मेरे पास। पार्ट 3 आप बताओ। आदित्य के अलावा सब आ गए क्या? आदित्य नहीं आ पा रहा था, या आदित्य भी आ गया? हाँ बताइए पार्थ। हाँ वेरी गुड। पी को आप क्या लिख देंगे? एन आर टी अपॉन वी लिख देंगे, और एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। ठीक है। अब यहाँ पे एडवांटेज है क्योंकि आपका कांस्टेंट है टेम्परेचर, तो एन आर टी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। ठीक है ना? एन आर टी इसके बाहर आ जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा? एन आर टी इंटीग्रेशन वी वन टू वी टू इंटू डी वी है। ठीक है। तो वर्क डन कितना आ गया आपका? एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन आ जाएगा। अब आपको एल एन को लॉग 10 में कन्वर्ट करना आता है क्या? तो आप वो वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन वो अपने आप लिख लेते हैं, मैं लिखता नहीं हूँ, बट लिख दे शायद ऐसे ही करते हैं। एक बार चेक करो, बहुत दिन से लिखा नहीं है मैंने। मुझे भी ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं क्या एल एन को लॉग 10 में, उसमें 2.303 से मल्टीप्लाई करके? ध्यान है किसी को? चलो ठीक है। तो आपको तो ये याद रखना है, एल एन वाला, वो अपने आप बन जाएंगे। आप मैथ वाले बच्चे हैं, इतनी कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन आ गया। कोई दिक्कत? तो एक तो आपको वर्क डन बता दिया मैंने, और ये बता दिया कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में।